हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस, इसी को सिविक्स भी बोला जाता है, राजनीतिक तंत्र। तो चलिए, सत्ता की साझेदारी पहला क्वेश्चन है। क्लास 10 का पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। तो इसका हम फुल लेक्चर अभी कंप्लीट करने वाले हैं। एक कहानी के अनुकूल आपको संपूर्ण चैप्टर याद हो जाएंगे, अच्छा से ध्यान देंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका पहला टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ पर बेल्जियम जो है, यहाँ पर ये जो देख रहा है यह क्षेत्र आपका बेल्जियम का क्षेत्र कहलाता है और श्रीलंका का क्षेत्र। तो टोटल आपका ये हो गया बेल्जियम और ये हो गया आपका श्रीलंका। तो ये दोनों क्षेत्र की बात हम करेंगे। यहाँ पर इस क्षेत्र के बारे में अभी हम डिटेल से पूरा जानेंगे। जैसा कि आपको इस फिगर में यहाँ पर दिख रहा होगा, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। समझ गए, बहुत ही क्या है, इसकी आबादी बहुत ही जटिल है। और यहाँ पर जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा है, यह बहुत ही जटिल दिख रहा है आपको। समझ गए, यह रेड कलर का जो पार्ट है बेल्जियम के समुदाय और उसका क्षेत्र आपको दिख रहा है। समझ गए। अब हम यहाँ पर इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत ही जटिल होती है और साथ ही जो है राजधानी इसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स है। 80% लोग वहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं। जहाँ पर ये राजधानी वह ब्रुसेल्स है, जहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो है डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। समझ गए, तो ध्यान रखेंगे। और 1% जो है जर्मन भाषी वसित है यहाँ पर, याद रखेंगे। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अल्पसंख्यक लोग मतलब जो कम व्यक्ति हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध होते हैं और ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराज़गी थी। समझिए, बहुत बाद में जाकर स्थिति उसकी बहुत नाराज़गी। इसके साथ चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समूहों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्याओं के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और क्या थे, अल्पमत थे। मतलब धन अधिक नहीं थी और वो सभी बहुत कमज़ोर दिलों के हुआ करते थे। अब समझते बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। बेल्जियम के जो नेता लोग थे वो क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने संविधान के 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी में बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रहे। मतलब किसी भी आदमी में क्या हो, बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी एक साथ मिलजुल कर रहे, किसी को ये ना लगे कि वो पराया है, सभी को अपनापन का एहसास हो। समझ गए, 1970 से 1993 के बीच में संविधान में यह संशोधन किया गया था। समझ गए, बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रहे। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अब समझते आगे, उन्होंने उनके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया है, ऐसा दूसरा कोई देश नहीं कर पाया है। ऐसा नहीं कर पाया कि मतलब बेगानेपन का एहसास ना करवाया हो। तो बहुत ही अच्छा वहाँ का था। आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बेल्जियम के मॉडल मुख्य बातें निम्नलिखित है। बेल्जियम के जो मॉडल थे उनकी कुछ बातें यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं हम लोग। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। केंद्रीय सरकार जो है वहाँ पर डच और फ्रेंच भाषी मंत्री की संख्या समान रहेगी। समझ गए, केंद्रीय सरकार जो होते 100 और डच भाषा के व्यक्ति जो है 100,
उनकी संख्या क्या होगी, उनके मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, जिससे क्या होगा, कुछ विशेष कानून तभी बन सकेंगे जब दोनों भाषीय समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में होगा। समझ गए। अगर बराबर बराबर होंगे, अगर 4-4 या 3-3 अगर मतलब सेम रहेंगे दोनों के, तो क्या होंगे, मतलब पक्ष की बात जो होगी वह सकारात्मक होगी, बेटर होगी। इसके लिए क्या कर दिया गया, दोनों भाषी के समूह के सांसदों की संख्या उसके बहुमत उसके पक्ष में हो, इसके लिए क्या कर दिए, समान कर दिए संख्या फ्रेंच और डच भाषी दोनों का। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकार जो है वह केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रों सरकार की सुपुर्द कर दी गई। समझ गए। आगे समझते हैं कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इनमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व, दोनों समुदाय का क्या है, समान प्रतिनिधित्व है। और फ्रेंच भाषी लोग ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव का स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। फ्रेंच भाषी लोग जो थे वो ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। तीसरे स्तर का जो काम सरकार है वह सामुदायिक सरकार है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। यह जो सामुदायिक सरकार है, एक भाषा जो बोलते हैं वही व्यक्ति कर सकते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार में जो है सेम भाषा करते हैं। श्रीलंका की अब बात समझते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर आबादी है श्रीलंका की। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह दक्षिण एशिया का जो अन्य देश है वह इस तरह से श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूह के लोग हैं। 74% इनकी आबादी कुल जनसंख्या की है। फिर तमिल का नंबर आता है जिसकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। समझ गए। 74% है किसकी, 74% है श्रीलंका की। याद रखेंगे। तमिल में भी 2 समूह है, श्रीलंकाई मूल 13% और हिंदुस्तानी तमिल। समझ गए। हिंदुस्तानी तमिल और श्रीलंकाई मूल। श्रीलंकाई के व्यक्ति यहाँ तमिल में 13% यहाँ पर भी हैं, और साथ ही हिंदुस्तानी तमिल यहाँ पर 5% हैं। इसको ध्यान रखेंगे। आगे हिंदुस्तानी तमिल का मतलब जो औपनिवेशिक शासनकाल में बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। भारत से लाए गए लोगों के संतान है, तो वो सभी हिंदुस्तानी तमिल कहलाते हैं। ठीक है। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं। जितने भी तमिल भाषी हैं उसमें बौद्ध हैं, और बाकी जबकि तमिल में कुछ जो है हिंदू भी और मुसलमान भी है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और वह सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है, 7%, जिसमें सिंहली और तमिल दोनों हैं। अब समझते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद बहुत अधिक संख्या, यानी सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1948 में सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। अपने शासन पर क्या करना चाहा, प्रभुत्व जमाना चाहा। समझ रहे हैं। मतलब सिंगली समुदाय के नेता ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर क्या किया, शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। इस बात को फिर से हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ, कि इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत इस कई कदम उठाए थे। समझ रहे हैं आप लोग। श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद हुआ था उसकी चर्चा कर रहे हैं। 1956 में अब एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार
करके, दरकिनार करके मतलब उसको थोड़ा सा, हाँ, सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में क्या हुआ, सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और क्या करेगी, बढ़ावा देगी। समझ रहे हैं? नए संविधान में यह क्या किया गया था, संरक्षण बढ़ावा दिया। अब समझते हैं एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने क्या किया था, श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। एक एक करके इन सभी सरकारी फैसलों ने क्या किया, श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी और शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ा दिया। और साथ ही उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबियों शैलियों मतलब क्या है, अब असंवेदनशील है। उन्हें ये भी लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों के वंचित कर रही है, नौकरियां और फायदे के अन्य कर्मों के उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही थी। उसके परिणाम स्वरूप हुआ कि तमिल और सिंगली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिल की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्रता तमिल इस्लाम बनाने की मांग को लेकर अपने राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। गृह युद्ध का मतलब होता है कि मतलब एक ही देश के अंतर्गत दो पार्टियों या तीन पार्टियों में एक साथ लड़ाई झगड़ा करना, ये गृह युद्ध होता है। मतलब गृह मतलब घर, युद्ध मतलब युद्ध, घरों में युद्ध का छेड़ना, मतलब एक ही राष्ट्रों में युद्ध का छेड़ना गृह युद्ध कहलाता है। समझ गए? आगे समझते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, उससे संबंधित टॉपिक को पढ़ते हैं। सत्ता में बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है सत्ता का बंटवारा। समझ रहे हैं? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है आपका सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। समझ गए? सत्ता में बंटवारे की दो तर्क। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इनसे भिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। और दूसरी बात है आपका कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की एक आत्मा की तरह है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी दर्रे से रहें, मतलब उनके बीच सत्ता रहे। इसीलिए वैध सरकार वही है जिनमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में जुड़ते हैं। समझ गए इस बात को? अब समझते हैं सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक बात कही जा सकती है, इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता में बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। युक्तिपरक समझदारी तर्क का लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क क्या करती है, सत्ता में बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। नैतिक तर्क सत्ता में बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। समझिए, अंतर्भूत महत्व को बताता है। इस पॉइंट को बहुत ही आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह पॉइंट आपका। ये दोनों पक्षों की, दोनों तर्क की बात को याद रखना, आपको ये पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे निर्माण होते हैं। चलिए आगे समझते हैं सत्ता की साझेदारी का रूप। ठीक है, इसके क्या रूप है? तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था।
समझ गए। इसी के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। बंटवारा नहीं किया जा सकता, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। इसी के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। समझ गए। उसका बंटवारा जो है ना, कोई अगर अदर टीम है, अगर एक समूह है, एक समूह के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं उसमें हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते 2-3 ग्रुप में। उसको लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही थी। क्या होना चाहिए कि शक्ति एक या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के समूह के हाथ में रहनी चाहिए, यह मान्यता चली आ रही थी। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। जनता ही क्या होती है? सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। इनमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। क्या है कि इनमें लोग क्या करते हैं? स्वशासन की संस्था के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होता है। एक अच्छे लोकतांत्रिक समाज में विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल हो जाती है। सार्वजनिक नीतियां मतलब जो भी नीति बनाई जाएगी वो सभी तय करने में शामिल की जाती है, शामिल होती है। अब समझते हैं इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। चलिए इसे हम गौर करते हैं। शासन के विभिन्न अंग के बीच, सरकार के बीच, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन के बीच, ये चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं जिससे क्या हो सकते हैं? सत्ता की साझेदारी के रूप हो सकते हैं। चलिए शासन के विभिन्न अंगों के बीच जो होगा, जैसे विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होगा। इससे हम सत्ता का क्षितिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसके सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर क्या करेंगे? रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। विधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका कोई भी क्या कर सकता है? असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। विधायिका हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, तीनों में बना रहता है। पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका की कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। समझ गए? इसको क्या कहा जाता है? इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। याद रखेंगे सब लोग। विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की ये बंटवारा है। समझ गए? अब अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। संघ या केंद्र में हो सकता है सत्ता का बंटवारा। दूसरी बात, राज्य सरकार, प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकार, संघ या केंद्र में, या राज्य सरकार, प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार के अंतर्गत सत्ता का बंटवारा हो सकता है। विभिन्न स्तर, जैसे सबसे पहले तो ये मूल संघ और केंद्र, राज्य सरकार, प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार। जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। भारत में इन्हें कहा जाता है राज्य सरकार। अब विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसको इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। समझ गए? जिस प्रकार से कि बेल्जियम समुदाय में सामुदायिक सरकार का व्यवस्था है। समझ गए?
दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। सत्ता में बंटवारे, विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन के बीच लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। समझ गए, ये समूह क्या करते हैं? सत्ता में भागीदारी करते हैं। सत्ता में बंटवारे के विभिन्न प्रकार के दबाव समूह में आंदोलन के बीच लाया जाता है।